हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सुमित सर। टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट पोयम, कीपिंग क्वाइट। बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अब आपके एग्जाम्स आने भी वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगेन बेटा, बिफोर स्टडिंग द पोयम यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट द थीम ऑफ द पोयम, द प्लॉट ऑफ द पोयम। अगर हम इस पोयम की बात करते हैं कीपिंग क्वाइट, तो ये कंपोज की है फेमस पोएट पैब्लो नेरूडा। पोएट का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इट कंटेन्स 1 मार्क्स, सो बी कंसर्न अबाउट इट। हु कंपोजेस पोयम? पैब्लो नेरूडा। आपको ये पोयम जब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप 3 वर्ड्स को नहीं समझेंगे। ये these 3 words are the soul of the whole poetry. The first word is introspection. The soul of the poem is this word, introspection. Introspection का मतलब होता है आत्मचिंतन, अपने आप को समझना, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। Second theme, second message that Pablo Neruda longs to give through the poem is togetherness. Togetherness and harmony. बच्चों, अगर आपने ये 3 वर्ड्स याद कर लिए, कौन कौन से? इंट्रोस्पेक्शन, टुगेदरनेस एंड हार्मनी, तो any question will be there in the boards related to the poem, easily you will be able to answer them. ना भी आए तो ये 3 वर्ड्स लिख देंगे, you will get the marks. चलिए, through this poem Pablo Neruda conveys us the message of introspection, togetherness, social and individual togetherness, दोनों की बातें हो रही हैं. And the third, one of the most message that he gives through the poem is harmony, communal harmony, सामाजिक सौहार्दता, सांप्रदायिक सौहार्दता, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको अवॉइड करके एक लाइफ फुल ऑफ पीस एंड टुगेदरनेस की बात कर रहे हैं. चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द पोयम. Yes, please, every student should have the books in front of them. Let's start the poetry. Poem start होती है बच्चों एक कपलेट से. कपलेट मीन्स 2 लाइन्स, हिंदी में बोलते हैं ना हम दोहा. कपलेट से स्टार्ट होती है. पोएट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. देखिए, पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है. नाउ वी विल काउंट अप टू 12. काउंट अप टू 12 का मतलब ये नहीं कि काउंटिंग की बात हो रही 1 2 3 4 5 6 7, नहीं. काउंट अप टू 12 इंडिकेट्स 2 थिंग्स, 2 बातों को दर्शाता है. फर्स्ट, either the 12 will struck in the clock, घड़ी में 12 बजेंगे, या फिर चर्च की बेल की बात हो रही. घड़ी में 12 बजना इंडिकेट क्या करता है? क्रिश्चियनिटी में चर्च की बेल 2 बार बजती है बच्चों, एक 12 AM एंड 12 PM. फर्स्ट थिंग. दूसरा, काउंट अप टू 12 इंडिकेट्स द कमेंसिंग ऑफ अ न्यू टाइम, न्यू मूवमेंट्स, न्यू ऑरा की बात हो रही है. पोएट, देखो, आपको पोएम तब समझ आएगी बच्चों व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कीपिंग स्टिल या कीपिंग क्वाइट. पूरी पोएम में जहां कहीं भी अगर वर्ड आता है कीप क्वाइट, कीप स्टिल, इनका आपको मतलब केवल 3 वर्ड से समझ लेना है. दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज टुगेदरनेस एंड दैट इज कम्युनल हार्मनी. तो जब पोएट हमें यहां पर क्या कहते हैं, जैसे ही 12 तक गिनेंगे, 12 तक गिनने का मतलब क्या है? जैसे चर्च की बेल बजेगी या घड़ी में 12 बजेंगे, एक नया समय शुरू होगा, वैसे ही हम सब लोग कीप स्टिल मींस वी विल स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्फ. हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे. हम लोग टुगेदरनेस के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे. हम लोग हार्मनी, कम्युनल हार्मनी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे. आगे पोएट क्या कहते हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार, फॉर वंस, फॉर अ मोमेंट, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. फेस, सरफेस,
फेस का मतलब क्या है बच्चों? सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस ही इज कन्वेइंग अ ग्लोबल मैसेज। पैब्लो नेरुदा किसी एक कंट्री, किसी एक कॉन्टिनेंट, किसी एक लैंडमास की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, एनीवन लिविंग एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लाइन क्या बोल रही है कि इज प्रोहिबिटिंग फॉर टॉकिंग, हमने बातें नहीं करनी एक दूसरे से। बट फिर से बच्चों में एक बात रिपीट करूंगा, पोएट्री कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द विजन ऑफ द पोएट, नॉट थ्रू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जब यहां पर पैब्लो नेरुदा हमें कहते हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो ही मीन टू से कि वो चाहते नो वन शुड एंगेज देमसेल्फ इन इल टॉकिंग, कोई भी किसी से गलत या बुरे तरीके से बात नहीं करेगा। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि वे ऑफ टॉकिंग ही सारे रिलेशंस को मेंटेन करती है। सारे डिस्प्यूट्स, झगड़ों का कारण क्या है? इल टॉकिंग है। और उसके बाद आगे वो क्या कहते हैं? लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड मीन वी शुड कीप क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स। हम लोगों को कुछ देर के लिए कीप क्वाइट होना है, शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, स्थिर बन जाना है। और एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, आर्म को अंडरलाइन कर लिया। क्यों? पोएटिक डिवाइस, पन। देखिए बच्चों, मीनिंग ऑफ द पोएम मैटर नहीं करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए जो बोर्ड्स में बनते हैं और जो बोर्ड्स में आते हैं। इट विल क्रिएट द डिस्क्रिमिनेशन इन द मार्क्स। तो पोएट क्या कहते हैं? एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। हमें आर्म्स, आर्म्स के दो मतलब है बच्चों यहां, इसलिए मैंने पहले ही बताया कि इट इज अ पन। एक आर्म्स का मतलब है हाथ, बाजू। प्लेन मतलब में जाए तो पोएट कहते हैं मैं आर्म्स मूव नहीं करने चाहिए, हमें हाथ ही नहीं हिलाने चाहिए, मतलब हमें कीप क्वाइट हो जाना चाहिए, हमें स्टिल लेजरली बैठ जाना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा मतलब आर्म मींस वेपन, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। आर्म्स मींस वेपन। नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच मींस ही इज अवॉइडिंग फॉर कम्युनल राइट्स। means he is avoiding us for the communal rights। सांप्रदायिक दंगों के लिए मना कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के प्रति झगड़ा नहीं करेगा, मारकाट नहीं करेगा, इंडल्ज नहीं होगा मैसाकेयर में, खून खराबे में। समझ रहे हैं? तो अभी मैंने आपको 6 लाइंस एक बार में बोले, सस्टेट, 6 लाइन को सस्टेट बोला जाता है। डिस्कस की लाइंस के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हर बार मैं फोकस करता हूं अबाउट द राइमिंग स्कीम एंड द पोएटिक डिवाइस। अगर कहा जाए इस क्वार्टरेन, क्वार्टरेन मींस 4 लाइंस की राइमिंग स्कीम क्या है, तो अर्थ, लैंग्वेज, सेकंड, मच। कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ए बी सी डी। आप इसको अपनी भाषा में क्या भी बोल सकते हैं? नो वर्स। क्या भी बोल सकते हैं? नो वर्स, मतलब नो राइमिंग स्कीम, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। बट बच्चों रिमेंबर कि एक पोएटिक डिवाइस बोर्ड्स में आपसे पूछा ही जाएगा। इन 6 लाइंस में हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं, तो अगर हम पहली लाइन पकड़ते हैं, सेकंड पैर, अगर हम बात करते हैं पहली लाइन की, जो सेकंड पैराग्राफ है आपका क्वार्टरन की, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस बोला गया है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ को पर्सोनिफाइड किया गया है। अर्थ को क्या किया गया? पर्सोनिफाइड किया गया। अब जब अर्थ को पर्सोनिफाइड किया गया तो इस लाइन का पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा बच्चों? पर्सोनिफिकेशन। नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन का पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। अब हम इसी पैराग्राफ के सेकंड और थर्ड लाइन में देखें, किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? लेट अस। थर्ड लाइन में भी लेट अस। आप जानते हैं जब कमेंसिंग वर्ड सिमिलर होगा लाइंस में तो पोएटिक डिवाइस आपकी बन जाती है एनाफोरा। कई बच्चे यहां पे एरर्स कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, दे कंसिडर इट एज अ रिपीटिशन बट इट इज एन एनाफोरा। एनाफोरा, प्लीज नोट करते चलिए। एंड आर्म्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, पोएटिक डिवाइस इज पन। क्लियर? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आगे पोएट क्या कहते हैं?
इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए। एक्सोटिक स्टैंड्स फॉर, दो मतलब है, इसको वंडरफुल भी कहते हैं और एक्सोटिक मींस स्ट्रेंज, दोनों। इट वुड बी एन एक्सोटिक, इट वह क्षण, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वह क्षण बहुत वंडरफुल होगा, बहुत एक्सोटिक होगा, बड़ा शानदार होगा। अब बात आती है कौन से क्षण की बात हो रही है, इट रेफर किसको कर रहा है, इट रेफर्स द टाइम व्हेन वी ऑल बी कीप क्वाइट। इट मीन वो समय, वो क्षण जब हम सब लोग स्थिर हो जाएंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम कीप क्वाइट हो जाएंगे। कीप क्वाइट मीन्स व्हेन वी इन्वॉल्व अवरसेल्फ फॉर ओन इंट्रोस्पेक्शन, when we follow the ideology of togetherness and harmony. तो पोएट कहते हैं it would be an exotic moment, the time when we all be keep quiet, वो क्षण जब हम सब लोग keep quiet होंगे, वो बड़ा ही exotic, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही wonderful moment होगा, क्षण होगा। और रीजन देते हैं क्यों होगा, without rush, without engine. Rush stands for hectic life schedule in the modern era. आज की डेट में जो हर व्यक्ति एक व्यस्त जीवन शैली में इन्वॉल्व है, उसको लेकर के बोला गया क्या, रश। अगर हम कीप क्वाइट होते हैं तो हम आज की डेट में रश में नहीं इन्वॉल्व होंगे। रश में हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल से बच पाएंगे। विदाउट इंजन, इंजन स्टैंड्स फॉर मशीनरी, इंजन स्टैंड्स फॉर गैजेट्स, इंजन स्टैंड्स फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्टिविटीज को सीज्ड कर चुकी है, जकड़ चुकी है, अपने पोजीशन में ले चुकी है। आगे क्या कहते हैं पोएट, वी वुड ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग कीप क्वाइट रहते हैं, विदाउट रश के रहते हैं, विदाउट इंजन्स के लाइफ स्पेंड करते हैं, तो इसका रिजल्ट निकल के बच्चों क्या आएगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, मींस वी विल हैव अ टाइम फॉर द टुगेदरनेस। जो आज एक एवरीवन इज अ विक्टिम ऑफ आइसोलेशन, जैसे आज के दिन में हर एक व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है, वो इस अकेलेपन, उस आइसोलेशन से, उस डिजर्शन से बाहर निकल सकता है एंड जी सकता है लाइफ ऑफ टुगेदरनेस, जो पोएम की एक इंपॉर्टेंट थीम है। ये बात पोएट हमें बताना चाहते हैं क्या, कि अगर हम विदाउट रश, विदाउट इंजन होंगे, तो वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस इंडिकेट्स सरप्राइज, अनयूजुअल मूवमेंट्स। अगर हम लोग कीपिंग क्वाइट के थ्रू रश और इंजन से बचते हैं, तो हमारे पास समय होगा टुगेदरनेस का, अपनों के साथ एक साथ समय बिताने का। और अगर हम आज के युग में, आज के एरा में ऐसा करते हैं, तो ये एकदम सडन मीन्स अचानक से, स्ट्रेंज मीन्स अनयूजुअल मूवमेंट होगा, एक असाधारण समय होगा। चलिए बच्चों, लेट्स कम ओवर द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पैराग्राफ। विदाउट, विदाउट, दो बार विदाउट रिपीट हुआ है। पोएटिक डिवाइस हियर इज एनाफोरा। क्यों? रिपीटिंग वर्ड इज द फर्स्ट वन, जो वर्ड रिपीट हो रहा है दैट इज द वेरी फर्स्ट वन। नोट डाउन एनाफोरा। क्लियर? अब यहां पर देखिए, वी वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू, अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। नोट करते चलिए बच्चों, पोएटिक डिवाइसेस बहुत क्रूशियल होते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू एलिट्रेशन, सेम थिंग इज हियर। सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस रिपीट हुआ है, वंस अगेन पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। क्लियर? चलिए गुड, लेट्स कम ओवर द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब पोएट क्या कहते हैं, यहां से थोड़ी देखिए, थीम समझिए बच्चों। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन द पीपुल हु कैप्चर द फिश। फिश का सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश ही होता है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड मीन्स काम, कोल्ड मीन्स शांत समुद्र, कोल्ड मीन ठंडा नहीं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स, वो शब्दों पे जाएंगे, क्या रहे हैं, जो मछुआरे हैं वो शांत समुद्र में वेल का शिकार नहीं करेंगे, वेल्स को हर्ट
या हार्म नहीं करेंगे. बट व्हाट इज द विजन ऑफ Pablo Neruda behind the lines? He advocates non-violence. First thing, पहली वो क्या एडवोकेट करने, सपोर्ट करने नॉन वायलेंस. एंड सेकेंड थिंग, ही एडवोकेट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द मरीन लाइफ और द एक्वाटिक लाइफ. वो फोकस कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को जल जीवन को संचय करना है, एक्वाटिक या मरीन लाइफ को प्रिजर्व करना होगा टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ. आगे क्या कहते हैं? द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट देयर हर्ट हैंड. बहुत अच्छी लाइन है बच्चों. द मैन गैदरिंग सॉल्ट, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना नहीं, गैदरिंग मीन्स प्रिपेयरिंग. जो लोग लगे हुए हैं, किस काम में लगे हुए हैं? गैदरिंग मीन्स प्रिपेयरिंग. क्या प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं? सॉल्ट. सॉल्ट. आगे क्या कहते हैं? वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. हर्ट हैंड मीन्स बाउंडेड हैंड. अब यहां पे मतलब क्या निकल, जब बात हम करते हैं गैदरिंग सॉल्ट, तो गैदरिंग सॉल्ट स्टैंड्स फॉर द पेनफुल लाइफ. गैदरिंग सॉल्ट डिफाइंस द despair, the embarrassment, the disappointment that usually prevails in one's life. उस निराशा की बात हो रही है, उस परेशानी की बात हो रही है जो एक आम व्यक्ति के जीवन में मौजूद रहता है. और लेकिन आगे वो क्या कहते हैं? वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. लेकिन उन लोगों को समय मिलेगा. किस चीज का समय मिलेगा? हर्ट हैंड. हर्ट मीन्स वाउंडेड हैंड. वाउंडेड हैंड, हर्ट हैंड इंडिकेट्स पेन, sorrow, suffering, grief, humiliation, torture. इनकी बात हो रही. अब पोएट क्या कह रहे हैं? जो लोग नमक बनाने के काम में, नमक इकट्ठा करने के काम में लगे हुए हैं, उन्हें समय मिलेगा अपने घायल हाथों को देखने का. कैसे मिलेगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. इस वर्ड को आपको पूरी पोयम में लेके चलना है बच्चों. अगर ये वर्ड छूट गया तो पोयम की आपकी थीम, प्लॉट मिस हो जाएगी. पोएट कहते हैं कि जो लोग पेनफुल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट में अगर वो अपने आप को जानते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके जितने भी हर्ट्स हैं, जितने भी वाउंड्स हैं, जितने भी पेन्स हैं, वो उन्हें दूर कर सकते हैं. और एक ही तरीका है, एंड दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. अंडरस्टूड? नाउ कम ओवर द पोएटिक डिवाइस ऑफ द पैराग्राफ. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट. आप कोल्ड सी में एक अगर चाहें तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज मेटाफोर. नोट डाउन मेटाफोर, आप नोट कर लीजिए. यहां पर आप लास्ट लाइन में आते हैं तो आप देखते हैं हिज हर्ट हैंड. अगेन एच रिपीट हुआ है बच्चों, तो यू शुड अंडरस्टैंड द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन शुड बी एलिट्रेशन. ये देखिए लिखा हुआ है ना, एलिट्रेशन. क्लियर? एनी डाउट? चलिए मूव फॉरवर्ड बच्चों. अब यहां से थोड़ी थीम में चेंज आएगा, प्लॉट बदलेगा पोएट्री का. देखिए Pablo Neruda क्या कहते हैं? Those who prepare green war. Green war stands for anti-environmental activities. Green war means activities that harms the nature, such as deforestation, such as increasing the pollution, etc. etc. जो चीजें नेचर को, कुदरत को, प्रकृति को हार्म करती हैं बच्चों, they all comes under green war. War with gas. वॉर विद गैस आप फैमिलियर हैं. देखिए वॉर विद गैस के भी दो मतलब है यहां पर. पहला मतलब है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली पेट्रोलियम. जब बात करते हैं हम यहां पर वॉर विद गैसेस, वॉर इंडिकेट्स एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करना, उपभोग करना, बर्बाद करना. किसको? नेचुरल रिसोर्सेस को. और दूसरा मतलब क्या है? वॉर विद गैस इंडिकेट्स बायोकेमिकल वेपन्स. नोटेड डाउन. जैसा अभी कोविड-19 आप लोगों ने झेला है, देखा है 10th में आप लोग जब थे,
तो आपने देखा होगा, तो वॉर विद गैस दो चीजों को इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज बायोकेमिकल वेपन. थर्ड, war with fire. War with fire indicates atomic or nuclear war, missiles. Currently, you are witnessing the scenes in Ukraine, in Israel, कि कैसे वॉर्स चल रहे हैं, मिसाइल से एक कंट्री दूसरे कंट्री पे फेंक रहा है. दे कम्स इन द वॉर विद फायर. तो यहां पर पाब्लो नेरुदा टॉक्स अबाउट द थ्री वॉर्स. वॉर विद फायर इंडिकेट्स atomic or nuclear war. War with gas indicate biochemical weapons या exploitation of the natural resources, and green war indicate anti-environmental activities. लेकिन थर्ड लाइन बहुत क्रूशियल है, victory with no survival. अंडरलाइन करिए एंड नोट डाउन द पोएटिक डिवाइस, दैट इज पैराडॉक्स. तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवल. पोएट पाब्लो नेरुदा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि इन केस हम इन तीनों वॉर्स में जीत जाते हैं, वी एक्सप्लॉइट द नेचर, वी एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेस, एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज्ड ओवर द कंट्रीज. ऐसे वॉर्स में जीतने के बाद भी बच्चों हमारा सर्वाइवल नहीं है. कहीं पर भी एटॉमिक वॉर होगा, ओजोन लेयर पूरे अर्थ की डिप्लीट होगी. कहीं के भी फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट होंगे, पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस जो अर्थ का है उस पर असर पड़ेगा. पेट्रोलियम रिजर्व्स बहुत लिमिटेड हैं, अगर उन्हें एक्सप्लॉइट कर लिया तो पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा, पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा. और उसी बात को वो कहते हैं क्या, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि अगर हम इन वॉर्स में जीत भी जाते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते और ना ही हम सर्वाइव कर पाएंगे. इसीलिए वो क्या कहते हैं, आगे हमें बताने की कोशिश करते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. ये वर्ड देखिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब ये नहीं कि हमें साफ कपड़े पहनने हैं. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स इंडिकेट वी हैव टू apply a new or a healthy ideology of living life. हम एक नई विचारधारा अपनानी होगी जीवन जीने के लिए. और वो क्या होगी, अब देखिए, would put on clean clothes and walk about with their brothers. जब यहां पर वर्ड आया बेटा ब्रदर, तो यहां पर इस ब्रदर से मतलब है ब्रदरहुड से. ये ब्रदरहुड स्टैंड्स फॉर द सोशल ब्रदर, सामाजिक भाईचारा. तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स इन शेड. इन शेड मीन्स विद पीस एंड लव, विद हार्मनी. देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था पोएम के, हार्मनी मीन्स लिव विद पीस एंड लव. कम्युनल हार्मनी की बात हो रही है. डूइंग नथिंग स्टैंड्स फॉर कीपिंग क्वाइट. पूरी पोएम को कहीं ना कहीं सैचुरेट करने की कोशिश की गई है. यहां पे पोएट कहते हैं कि अगर हमने ग्रीन वॉर विद गैस, वॉर विद फायर किए और ह्यूमन, तो ये सारे वॉर्स में जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे एक थ्रेट आ जाएगा, ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. इसलिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हमें एक नई आइडियोलॉजी अपनानी चाहिए. एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स. वॉक मीन्स टू लिव विद. नोट करिए, वॉक अबाउट मीन्स टू लिव विद. To live with their brother. Their brother means we have to live with the ideology of brotherhood. Social brotherhood की बात हो रही है, सामाजिक भाईचारे की बात हो रही है. और कैसे रहना है, वॉक स्टैंड्स फॉर लिव, मैंने अभी बताया आपको. शेड स्टैंड्स फॉर हार्मनी मीन्स पीस एंड लव के साथ. और डूइंग नथिंग, फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ कीपिंग क्वाइट मीन्स बाय इंट्रोस्पेक्टिंग अवरसेल्फ. बाय इंट्रोस्पेक्टिंग अवरसेल्फ में अपने आप को समझते हुए, अपने जीवन को समझते हुए हमें इस लाइफ को आगे बढ़ाना है, आगे दूसरों के साथ रहना. तो आप देखेंगे बच्चों, इन 3-4 लाइंस में
तीनों मैसेज दे दिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। कंक्लूड करते हुए क्या टुगेदरनेस की बात कर रहे हैं, ब्रदरहुड के थ्रू। यहां पर हार्मनी की बात हो ही चुकी है, और जब यहां पे डूइंग नथिंग की बात आती है, कीपिंग क्वाइट बोला जाता है, तो पोएट टॉक्स अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्ममनन, अपने को जानने की बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंक्लूडिंग पैरा पे आते हैं। अब यहां से पोयम बदल गई। अगर मैं आपको स्टार्टिंग, बिगनिंग या कमेंसिंग ऑफ द पोयम में कीपिंग क्वाइट का मतलब नहीं बताता, तो आप लोग यही सोचते कीपिंग क्वाइट मींस रिलैक्स मोड में जिंदगी जियो, लेजर लाइफ, चिल मारो, कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं करना, जिंदगी जैसी चलती रहने दो। लेकिन अब यहां से पोएट आपको ट्रू डेफिनेशन, ट्रू मीनिंग बताने की कोशिश करेंगे। वो पैब्लो नेरूदा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द कीपिंग क्वाइट बताएंगे इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ के थ्रू। क्या कहते हैं? What I want should not be confused with total inactivity. ये वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है, टोटल इनएक्टिविटी। पोइट क्या कहते हैं? What I want, I, who is I here? पैब्लो नेरूदा। याद रखिएगा, प्रोनाउंस पूछ लिए जाते हैं बच्चों। What I want should not be confused with total inactivity. मैं जो चाहता हूं, मेरी जो मैसेज है, वो उसको लेकर के आपका मतलब क्या? ऑडियंस। आपका मतलब क्या? ऑडियंस कौन है? रीडर्स। समझ रहे हैं? तो जब वो कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद, मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे रीडर्स हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो मेरी बात को समझ रहे हैं, वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाए कि मैं कीपिंग क्वाइट को लेकर के ये कहना चाहता हूं कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाए। मींस यू शुड स्पेंड अ लेजरली लाइफ। आप एक आइडल स्टेट में आ जाए, बिल्कुल आलस, निष्क्रिय हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप टोटल इनएक्टिव में लिस्टलेस हो जाए। क्या हो जाए? लिस्टलेस। अगर आप बुक लिए बैठे हुए हैं बच्चों, तो प्लीज अंडरलाइन द वर्ड एंड नोट डाउन, लिस्टलेस हो जाए। वो आगे क्या कहते हैं? लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट मीन्स लाइफ हैज इट्स ओन कल्चर, लाइफ हैज इट्स ओन परसेप्शंस। जिंदगी का अपना एक नजरिया है, जिंदगी का अपना एक तरीका है, और जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। उनकी मीन्स पैब्लो नेरूदा कहते हैं, मेरी तो बस एक ही छोटी सी डिजायर है। क्या? कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। जब वो बोलते हैं नो ट्रक विद डेथ मीन्स, तो वो चाहते हैं कि एवरी ह्यूमन शुड अवॉइड अनफॉर्चुनेट डेथ, accidental death, or how a person can avoid accidental or unfortunate death, noted down by keeping quiet. देखिए बच्चों, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। कीपिंग क्वाइट का मतलब, कीपिंग क्वाइट का मतलब वो तीनों वर्ड्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, इंट्रोस्पेक्शन, टुगेदरनेस एंड कम्युनल हार्मनी। तो वो कहते हैं हम एक अनफॉर्चुनेट डेथ को अवॉइड कर सकते हैं थ्रू कीपिंग क्वाइट। अब यहां से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। पोएट क्या कहते हैं? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, इफ वी मीन्स ऑल द ह्यूमन, हम हैं, आप हैं, सभी लोग हैं। अगर हम सिंगल माइंडेड मीन्स डिटरमाइंड होना। नोट कर लीजिए वर्ड को अंडरलाइन करके, सिंगल माइंडेड स्टैंड्स फॉर डिटरमाइंड। जैसे आप लोग हैं, यू आर स्टडिंग इन द 12th स्टैंडर्ड, तो आपने अपने गोल सेट कर रखे होंगे, आप डिटरमाइंड है कि आपको 12th के बाद करना क्या है, इजंट इट? तो वही कहते हैं, पोएट कह रहे हैं, इफ वी मींस अ कॉमन ह्यूमन, वी मींस रीडर्स, वी मींस ऑडियंस ऑफ द पोएट, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम सिंगल माइंडेड मींस डिटरमाइंड नहीं है, किस बात को लेकर के डिटरमाइंड नहीं है? कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग मीन हाउ वी हैव टू लिव फर्दर, हमें आगे की जिंदगी जीनी कैसे, आगे की जिंदगी बितानी कैसे। देखिए क्या कहते हैं, कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग मीन्स टू लिव द फर्दर लाइफ, आने वाली जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे बिताना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ये सबसे कंफ्यूजिंग लाइन है।
फॉर वंस एक बार, कुड डू नथिंग अंडरलाइन करें और लिखें, इसका मतलब है कीपिंग क्वाइट। यहां पर कुड डू नथिंग मीन्स कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, नोट इट डाउन। हाँ, तभी मतलब समझ आएगा आप लोग। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम कुछ देर के लिए कुड डू नथिंग मीन्स कीप क्वाइट करते हैं। परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, ह्यूज साइलेंस अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए अंडरलाइन करके इंट्रोस्पेक्शन, ह्यूज साइलेंस, इंट्रोस्पेक्शन। अभी मैं पहले बच्चों आपको वर्ड्स के मतलब बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा क्या कह रहे हैं पोएट। Perhaps a huge silence means introspection might interrupt this sadness। पोएट कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, अगर हम डिटरमाइंडेड नहीं हैं, अगर हमें पता नहीं है कि हमें अपने आगे की लाइफ को कैसे मूव ऑन करना है, कैसे जिंदगी आगे जीनी है, तो फॉर वन कुड डू नथिंग, तो एक बार हम कीप क्वाइट हो जाएंगे। और जब हम कीप क्वाइट हो जाएंगे तो परहैप्स ह्यूज साइलेंस, तो हम क्या महसूस करेंगे, क्या करेंगे, ह्यूज साइलेंस, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को। हम लोग इंट्रोस्पेक्शन अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, हमारे पास समय अपने लिए होगा, खुद के लिए होगा। और अगर एक बार हम इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हैं बच्चों, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बोर्ड में क्वेश्चन है, क्या उसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है वो इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट मींस, मैं आपके लिए चलिए ठीक है, देखिए आप लोगों के पास बुक्स होंगी, तो वो क्या कहते हैं कि इंटरप्ट मींस रोक देना, इंटरप्ट मींस दखल देना। तो वो इंटरप्ट करेगा किस चीज को, एक सैडनेस को। कौन सी सैडनेस है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हमारी पूरी जिंदगी कट जाती है, हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, थ्रेटनिंग डरना, थ्रेटनिंग खौफ खाना, और पूरी लाइफ हम थ्रेटन करते रहते, डरते रहते। किस चीज से डरते रहते हैं, डेथ से, मृत्यु से। अब ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बात की गई है, क्या, एक सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, कि पूरी जिंदगी भर हम अपने आप को नहीं समझ पाते, पूरी जिंदगी भर कहीं ना कहीं हम डरते रहते हैं, किससे, मृत्यु से, डेथ से। तो इन दोनों डरों से, इन दोनों प्रॉब्लम से, इन दोनों पेन्स से, इन दोनों सफरिंग से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज बच्चों इंट्रोस्पेक्शन। क्लियर है। चले एक मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूं फिर से इस पैराग्राफ का पूरा ध्यान से समझिएगा। पोएट कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब यह नहीं कि आप लिस्टलेस हो जाएं, आप कोई काम करना ही बंद कर दें। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी का अपना एक सिस्टम है, जिंदगी का अपना एक कल्चर है, पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है, वो उसी के हिसाब से मूव ऑन होगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पाब्लो नेरूदा की तो डिजायर बस इतनी है कि वो कोई अनफॉर्चुनेट मृत्यु ना देखे, किसी की अनफॉर्चुनेट मृत्यु ना हो। इसके लिए वो आगे कहते क्या, करना क्या पड़ेगा कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, अगर हम डिटरमाइंड नहीं है कि हमें अपनी आगे की जिंदगी कैसे मूव ऑन करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो कुछ एक बार हमें क्या, कीप क्वाइट कर लेना चाहिए। अगर हम कीपिंग क्वाइट को फॉलो करते हैं तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ह्यूज साइलेंस सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, तो शायद जो इंट्रोस्पेक्शन है माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है हमें मदद करेगा उस सौरों, उस दुख से बाहर निकालने का। कौन सा दुख, कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम खुद को समझ ही नहीं पाते, और पूरी लाइफ हम जिस मृत्यु से डरते हैं, उस मृत्यु के डर को इंट्रोस्पेक्शन दूर कर देता है। क्लियर। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग बच्चों पहुंचते हैं, ध्यान दीजिए, फिर पोएम हमारी खत्म होती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद, the earth means nature, earth means प्रकृति,
perhaps the earth can teach us when everything seems to be dead later proves to be alive. देखिए बच्चों, अगर शब्दों के अर्थ पे जाएंगे तो यही बात कह रही है पोएट कि प्रकृति, पृथ्वी या अर्थ हमें एक मैसेज देती है कि ऐसा लगता है जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो लाइफ वहां रीजनरेट होती है. अब वॉट ही लॉन्ग्स टू कन्वे, पाब्लो नेरूदा बताना क्या चाहते हैं? वो दो चीजें बताना चाहते हैं. पहली बात तो वो बताना चाहते हैं कि जो अर्थ है, जो प्रकृति है, जो पृथ्वी इज वाइब्रेंट फ्रॉम इनसाइड. भले वो ऊपर से हमें डेड एंड डिके दिखाई दे, बट इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ फ्रॉम इनसाइड. अंदर से वो हमेशा वाइब्रेंट रहती है. इस इन लाइंस के थ्रू वो हमें बताते हैं कि जो अर्थ है वो हमें मैसेज दे रही है बच्चों, मोरल दे रही है किसका? एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन का. एवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, एक्सटिंक्शन स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्शन. तो अर्थ हमें मैसेज देती है, मोरल देती है कि एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन मीन्स डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर. अर्थ भले ही ऊपर से हमें डेड दिखाई दे, लेकिन इट्स फुल ऑफ लाइफ, इट्स वाइब्रेंट फ्रॉम इनसाइड. लास्ट में बच्चों, लास्ट का ये जो कपलेट बचे हुए हैं, पोएट क्या कहते हैं? नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. देखेंगे शुरुआत का जो कपलेट था और ये जो कंक्लूडिंग कपलेट है, दोनों में एक डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज ऑफ द प्रोनाउन. पहले अगर कपलेट पे अगर आप फोकस करते हैं तो रादर देन यूजिंग आई, यहां पर पोएट यूज्ड द टर्म वी. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई पोएट यूजेस आई इन द कंक्लूडिंग लाइंस एंड वी इन द कमेंसिंग. तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब कि जब पोएट स्टार्टिंग वाली लाइंस में आई की जगह वी बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन होती है टू समन अप द रीडर्स, टू समन अप द ऑडियंस, सो दैट ही कुड कन्वे his ideas, thoughts, ideology, views among the reader related to the introspection, related to the togetherness and communal harmony. यहां पर वो कहते हैं now I will count up to 12. Count up to 12 stands for same, the commencing of a new time, new movement. घड़ी में जैसे ही 12 बजेंगे या चर्च की जैसे ही बेल बजेगी, उसको उन्होंने बोला है जैसे ही नया समय शुरू होता है, 12 बजते हैं, नया साल शुरू होता है, या तो यू कीप क्वाइट. यू कीप क्वाइट मीन्स वो कहते हैं जो अपने ऑडियंस हैं, जो अपने रीडर्स हैं, जैसे आप लोग अभी मुझे अगर सुन रहे हैं तो आप लोगों को कहना चाहते हैं वो कि आप सभी लोग कीप क्वाइट रहेंगे. मीन्स आप सब लोग इंट्रोस्पेक्शन को फॉलो करेंगे, आप सब लोग टुगेदरनेस की आइडियोलॉजी के साथ जिएंगे, आप सब लोग कम्युनल हार्मनी मीन्स पीस एंड लव के साथ सोशल रिलेशंस डेवलप करेंगे. एंड आई विल गो, आई विल गो मीन्स उनका जो जॉब था, द मैसेज विच ही लॉन्ग्स टू कन्वे इज कंप्लीटेड. अब वो यहां से कहीं ना कहीं डिपार्ट करना चाहते हैं. एंड द पोएट्री एंड्स. ऑल द वेरी बेस्ट. गुड बाय बच्चों.